जोहार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जय महाकाल। आज आप सबके सामने हम लोग यहाँ जो मॉडल सेट आया हुआ है आपका क्लास 12 का, वो डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल सेट आया फिजिक्स का, वो मॉडल सेट क्लास 12 का, उसमें जो 70 नंबर का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेके 25 तक। थोड़ा सा मैं पैटर्न आपको बता दूं, पैटर्न क्या है। पैटर्न है आपका, सबसे पहला, एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। द बुकलेट कंटेन्स 12 प्रिंटेड पेजेस। बुकलेट में 12 पेज हैं और आपको अपने ओन वर्ड में सारा आंसर देना है। जो पैटर्न है वो पैटर्न इस प्रकार से है कि आपका टोटल 48 क्वेश्चंस आएंगे और 48 क्वेश्चंस में से उसको सेक्शन ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। इसमें से सेक्शन ए में आपका 25 क्वेश्चंस हैं और ये 25 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। आफ्टर दैट सेक्शन बी, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। सेक्शन बी में कितना होता है, 26 से 34, ये ठीक है। आपका 9 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 7 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 7। और ये सारे आपके 1 मार्क्स के होंगे, यानी 7 मार्क्स होगा। यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पर मिस्टेक हो गया, मिस प्रिंट हो गया है, जिसमें कि 2 मार्क्स आपको लिख दिया गया है। ठीक है। आफ्टर दैट सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपका 35 से 42 टोटल आपके 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन करना है और सभी 3 मार्क्स के होंगे। आफ्टर दैट सेक्शन डी, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कोई 4 क्वेश्चन करना है। इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे 43 से 48, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है। आफ्टर दैट चलते हैं आगे हम लोग। सेक्शन ए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से आज स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम वेरीज एज। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कूलॉम्स लॉ से दिया गया है। तो कूलॉम्स लॉ में आप जानते हैं F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर आपको बोला गया है कि R स्क्वायर से किस तरह से रिलेटेड है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये 1/R स्क्वायर से रिलेटेड है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं हम लोग, और फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी का आपका, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब एरिया हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है हमारा? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बी ऑप्शन जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है -q + q। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपको निकालना है कि यहां पर क्या होगा आपका पोटेंशियल। तो अगर हम यहां पर एक स्मॉल चार्ज Q0 मान लें, तो यहां पर जो हमारा इसके लिए यानी -q के लिए जो हमारा पोटेंशियल निकलेगा वो निगेटिव आएगा -v, और +q के लिए जो पोटेंशियल निकलेगा वो हमारा +v आएगा। तो -v और +v दोनों मिलके हो जाएगा 0, यानी कि हमारा ये ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। पहले चार्ज किया जाता है, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इफ द प्लेट्स
आर पुल्ड अपार्ट, उसके प्लेट को अगर हम लोग दूर करें तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में क्या उसमें परिवर्तन आएगा, वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स जीरो, रिमेन्स सेम और बिकम जीरो। यहां पर आपको एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका कैपेसिटेंस का, C बराबर होता है A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें D आपका क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। यहां पर दोनों प्लेट के दूरी को बढ़ाया जा रहा है, तो D बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, C घटेगा। और एक और फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पर अगर आपका C क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो V में क्या होगा, तो अगर हम इसका V का फॉर्मूला यहां से निकालें तो V का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Q बाई C। यानी अगर हमारा C घटेगा तो V हमारा क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। यानी फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीजेस, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ओम्स लॉ कह रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, तो ओम्स लॉ जब हम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ का जब डेफिनेशन जानते हैं तो डेफिनेशन में ही हम लोग लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही हमारा आंसर यहीं पर हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सॉरी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो यहां पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आफ्टर दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी यानी आपका होता है रेजिस्टिविटी, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं रो से। रेजिस्टिविटी हमारा इसका ये किस पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी याद रखिएगा दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर और एक मटेरियल पर, मतलब उसका जो नेचर है उस पर, मटेरियल के नेचर पर। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन शेप। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैग्नेटिक फोर्स हमारा मैक्सिमम कब होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स का आपको फॉर्मूला जानना होगा। F बराबर क्या होता है, एफ बी लिखते हैं हम इसको। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B होता है, और V क्रॉस B का फॉर्मूला होता है Q V B साइन थीटा होता है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि साइन थीटा का वैल्यू कब ज्यादा होता है। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि थीटा जब हमारा 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज 1। यानी यहां पर हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब b बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आफ्टर दैट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से टेस्ला और गॉस ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर यूनिट डायरेक्ट पूछा गया है तो यहां ऐसा यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप यहां पर बात करें ऐसा यूनिट की तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, जबकि अगर मैग्नेटिक फील्ड के सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट होता है गॉस। ठीक है, तो यहां पर चूंकि कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग ऐसा यूनिट पर चलेंगे और हमारा राइट आंसर क्या होगा, टेस्ला। ओके, आफ्टर दैट अ मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस। कोई मैग्नेटिक निडल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है,
जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो है वो जीरो होता है, लेकिन टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना तो फोर्स जीरो होता है ना टॉर्क जीरो होता है। तो यहां पर आपका क्या अप्लाई होगा, ओनली इसमें टॉर्क लगेगा। तो 9 का आपका राइट आंसर होगा ए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ये जो एक्ट करता है मैग्नेट की तरह। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का, इसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या कारण है ये पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कारण इसका क्या होगा, इसमें जो अंदर इसके है ना, अर्थ के अंदर इसके कोड में बहुत सारे क्या होते हैं आपके, आप कह सकते हैं उसको कि आयंस वहां पर होते हैं, और वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो यहां पर आपको जो यहां पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, आयरन प्रेजेंट इन कोर, रोटेशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें से सबसे राइट आंसर होगा आपका सी, मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड अर्थ। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11, लेंस लॉ। लेंस लॉ आपको पता होगा कि ये आपका रिलेटेड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, है ना। जो हमारा ईएमएफ है, जब कोई भी हमारे पास सोलेनॉइड है उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है किसी करंट के कारण, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो उसी करंट का फिर अपोज करने लगता है जिस करंट के कारण वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है लेंस लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ, किसका कंसीक्वेंस है, तो याद रखिएगा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसीक्वेंस है। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सबसे आसान है, 10 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आफ्टर दैट, इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टर, एक एसी सर्किट है, एसी सर्किट है, और कैसा एसी सर्किट है, वो प्योर रेजिस्टर वाला एसी सर्किट है, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो उसमें कह रहा है कि वोल्टेज एंड करंट आर, तो वोल्टेज और करंट याद रखिएगा, प्योर रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट का जो आपका फेज होता है वो सेम होता है, तो आर इन फेज, यहां पर बी ऑप्शन जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, है ना, इन फेज, ये रेजिस्टर के केस में होता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर जो हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है IRMS VRMS इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इसका आइडियल कब होगा, जब आपका ये जो है 0 होगा। ठीक है, एवरेज पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये बोलना है आपको, ये बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। यहां पर 3 जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो उसके प्रॉपर्टी हैं, एक नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले ये ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में, ये तो राइट है। इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी राइट है। ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ये भी राइट है। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज योर राइट आंसर। मतलब यहां जो पूछा गया है वो क्या नहीं है इसका प्रॉपर्टी, ये पूछा गया है, इसीलिए जो गलत है वही आपका यहां पर सही हो जाएगा। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनता है ये पूछा गया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे अभी आप जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्ज को जब वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है। तो जब कोई चार्ज स्टेशनरी होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब वो मोशन में होता है, तो जब मूविंग चार्ज हो जाएगा, चार्ज इन मोशन, बट ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी एक्सीलरेशन 0 होगा, तो उस समय इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होगा। और जब कोई चार्ज आपका एक्सीलरेट करेगा, यानी कि उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, और साथ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। यानी यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्सीलरेटेड चार्जेस, बी ऑप्शन। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। ये सीधा सीधा आपसे क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन पूछ दिया है। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि ऐसा इंसिडेंट एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो ये इसका डेफिनेशन पूछ दिया गया है, याद रखिएगा। क्रिटिकल एंगल जब हमारा कोई लाइट ट्रेवल करता है डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर, तो डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जब लाइट ट्रेवल करता है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से रेयरर में जब लाइट ट्रेवल करता है तो आपका ये अपने जो अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको आप कहते हैं, जिसको कि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से दूर हटता है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये इससे एकदम सीधा ऐसे चला जाता है, यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्शन का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उस एंगल को, उस समय इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल, सी से डिनोट किया जाता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका 10 का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यानी आप जानते होंगे उत्तल दर्पण पढ़े होंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका एक है, उसमें वर्चुअल इमेज कब बनता है? तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें एक ही ऐसा केस है जब हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, और वो कौन सा केस है? जब P और F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसका वर्चुअल इमेज पीछे की ओर बनता है, राइट? तो यहां पर कौन सा होगा? बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। 19 नंबर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज, फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ को आप, फ्रिंज विड्थ आपका यहां किस पर डिपेंड करता है ये पूछा गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स का। ओके, लैम्डा डी बाय डी, जहां डी जो है ये हमारा स्क्रीन डिस्टेंस है, स्क्रीन डिस्टेंस है, और ये जो डी है ये हमारा है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। अच्छा, तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। ठीक है, पोलराइजेशन
प्रूव्स दैट लाइट इज अ, लाइट किस तरह का, एक दो तरह का नेचर होता है लाइट का, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पोलराइजेशन जो हमारा है, पोलराइजेशन क्या दिखाता है, क्या सिद्ध करता है? तो पोलराइजेशन लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को दिखाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखाता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन से रिलेटेड है और फोटोन एक तरह से पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो यहां पर आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इसका राइट आंसर होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 22, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपका लाइट आएगा, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा यहां पर यूज होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका क्या कारण है ये पूछा गया है ना। ये न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसका कारण पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, इसका कारण पूछा गया है। इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, एक चार्ज है, और हमारे न्यूक्लियस में भी क्या होता है, चार्ज होता है। न्यूक्लियस आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज है। तो दो चार्जों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? दो चार्जों के बीच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आफ्टर दैट द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट याद रखिएगा, कोई भी न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस आपका उसका न्यूक्लियन का, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को लेकर बनता है न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियंस का जो मास होता है और न्यूक्लियस का जो क्यूमुलेटिव मास होता है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस क्यों होता है? ड्यू टू न्यूक्लियर एनर्जी। वो जो बाइंड करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के कारण होता है। तो यहां पर सीधा सीधी आपका आंसर हो जाएगा लीड्स टू न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, आफ्टर दैट the last question, last objective question is a Zener diode is used for, it is very famous question and very important question। Zener diode किस लिए यूज होता है? तो Zener diode में आप यहां पर देखेंगे आपको तीन ऑप्शन जो मिल रहा है, ये तीनों के लिए यूज होता है। रेक्टिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी यूज होता है, स्विचिंग ये यूज नहीं होता है। लेकिन सबसे जो सटीक आंसर होगा इसका वो होगा वोल्टेज रेगुलेशन। मेनली इसका जो यूज है वो वोल्टेज रेगुलेशन के रेगुलेटर के रूप में इसका यूज करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आगे जो है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द हम लोग एक आपके लिए एक क्रैश कोर्स ला रहे हैं जिसमें कि आप जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है वो फुल्ली टोटली एकदम बिना टेंशन के कर सकते हैं। चाहे वो आपने पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये टोटली एकदम रिलेटेड होगा पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम को लेकर। ओके, थैंक यू।